प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। बीजगणित भाग 6 में कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनमें पदों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, कैसे ज्ञात करते हैं और इनके गुणांक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चरों और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं। चरों को बनाने के लिए हम चारों और अचरों पर योग, व्यकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं करते हैं। जैसे हमने अंकगणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग किया था, वैसे ही हम जो चर और अचर, चर राशि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू और अचर पद कौन से हो गए, गिनती वाले संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये अचर पद होते हैं। तो इनके योग से, व्यकलन से, गुणा और विभाजन से जो मूलभूत संक्रियाएं हैं बीजगणित की, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें एक ये व्यंजक दिया हुआ है 3x² प्लस 6xy प्लस 7y²। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर दो निशान लगे हुए हैं। ये निशान प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पद हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी होगी, 3। और इसमें पद कौन कौन से हो गए, पहला पद हो गया इसमें 3x², दूसरा पद हो गया 6xy और तीसरा पद हो गया 7y²। तो ये हमारा कोई व्यंजक था, इसके अंदर हमने पदों की संख्या ज्ञात की, उनको पहचाना कि कितनी है। इसके बाद में पदों के गुणनखंड भी हम कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर पहला पद था हमारा 3x², तो 3x² के गुणनखंड 3 गुणा x गुणा x, यानी यहाँ x की स्क्वायर है घात, तो गुणा के रूप में हम इन तीनों को लिख देंगे। 3 के आगे कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होते, 3 खुद एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद में दूसरा पद था हमारा 6xy, तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 2 तिये 6 और गुणा x गुणा y, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए 2 तिये 6। तीसरा पद है हमारा 7y², तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा y गुणा y। तो इस तरह से हम व्यंजकों में पदों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और उनके गुणनखंड भी कर सकते हैं, यानी गुणा के रूप में इनको तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़े बना देना। गुणनखंड का मतलब यही होता है, गुणा के रूप में कोई भी जो संख्या है उसके खंड बनाना। इसके बाद में इस व्यंजक पे ध्यान दीजिए आप, ये कोई व्यंजक है हमारा 8p² माइनस 7q² प्लस 7, इसमें ये निशान माइनस का है, ये प्लस का है। तो पदों की संख्या में यहाँ पे दो निशान है, तो दो निशान जब जुड़ेंगे तो पदों की संख्या 3 हो जाएगी। 3 निशान यहाँ पर होंगे तो पदों की संख्या 4 होती है। अगर 4 निशान होंगे तो पदों की संख्या 5 हो जाएगी। तो इसके अंदर पदों की संख्या ऊपर वाले सवाल की तरह ही 3 है, और पद है इसमें पहला है 8p², दूसरा पद है माइनस 7q², ये समेत निशान लेंगे हम, और तीसरा पद है इसमें 7। अब इनके भी गुणनखंड हम ऊपर किए थे, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें पहला पद है 8p², तो 8 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, या इधर से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा के अंदर। और p की स्क्वायर है, यहाँ पर p की घात 2 है, तो p गुणा p आ जाएगा इसमें। अगला है इसमें माइनस 7q², यहाँ पे 7q² है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और q² है तो 7 गुणा 7 गुणा 7, माइनस का निशान यहाँ पर हम साथ में इसके लगा देंगे। और तीसरा पद है इसमें केवल 7,
जो कि एक अचर राशि है या अचर पद है, तो उसके टुकड़े 7 गुणा 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बीज क्या हो गए इन सवालों में? बीज तो यहाँ पर हुआ P और Q, या जिसको चर बोलते हैं, और अचर इसमें हो गए 8 -3 और 7। जैसे कि हमने ऊपर वाले सवाल के अंदर भी आपने देख सकते हैं, इसमें बीज क्या थे, जो चर थे वो x और y, और अचर इसमें क्या थे 3, 6 और 7। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि पदों की संख्या, पदों के गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, और उसके अंदर चर और अचर राशि कौन कौन सी है वो हमें छांट ली कि इसमें चर कौन सी है और अचर कौन सी है। तो इसमें व्यंजक में चर P भी है और Q भी है, और अचर पद इसमें हो गए 8 -7 और 7। तो बीजीय व्यंजक या बीजगणित में क्या प्रयोग होता है? चर और अचर दोनों राशियां मिलकर के बीजगणित का निर्माण करती है, या चर और अचर पद के मिलने से बीजगणित बनता है। इसमें अचर पद ये 8 8 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि 8 का मान फिक्स है, निश्चित है। और यहाँ पर P और Q का मान है वो बदल सकता है, जो भी हम इसमें मान रखेंगे तो उसका मान है वो हमें अलग से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं गुणांक की गुणा क्या होते हैं। जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है, गुणांक, गुणा का अंक। भी गुणा का अंक क्या होगा वो हम छांटेंगे कि बीजीय व्यंजकों में गुणा क्या होते हैं। निम्नलिखित बीजीय व्यंजक एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर -3xy + 15 में गुणांक लिखो। यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक दिया हुआ है कोई, तो इसमें पहले अपने दोहरा लें। पदों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 1, यानी ये पूरा पद, और 2 और 3। पदों की संख्या यहाँ पर 3 हो गई है। और इसमें चर कौन कौन से हैं? x और y का प्रयोग हुआ है। और अचर कौन से हैं? 4 -3 और 15, ये अचर पद है यहाँ पर। तो चर और अचर पद अलग अलग इसमें छंट जाएंगे। 3 पदों का ये व्यंजक है। अब इसमें अगर हमें किसी का भी गुणांक पूछे तो मैं आपको बता दूं, हमने एक ही फार्मूला याद रखना है, एक ही तरीका हमारा, कि जिस भी पद में आपको गुणांक पूछा जा रहा है आप उसको छोड़ करके बाकी सारा ले लें। जिस भी पद का, यहाँ पर पुनः ध्यान दें, जिस पद का गुणांक पूछ रहा है वो कि इसमें इसका गुणांक कितना होगा, तो आपको क्या करना है कि जिसका पूछा है वो छोड़ करके बाकी सारा हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे इसमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये इसमें ये कह रहा है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, ये पद है हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का पूछा है तो वो तो छोड़ दो, और पीछे क्या बच गया? 4 बच गया, तो 4 इसका गुणांक हो जाएगा। आगे वाले पद में जैसे वो पूछ रहा है एक्स वाई का गुणांक क्या होगा, तो इस पद पे ध्यान दो, यहाँ पर एक्स वाई को आप छोड़ दो, क्योंकि एक्स वाई का तो पूछा जा रहा है तो उसको छोड़ दो। और पीछे क्या बचा हमारा? समेत निशान लेना है -3। यहाँ पर हम +3 होता तो 3 ही लिखते, क्योंकि 3 का मतलब ही +3 होता है। प्लस लगाने का कोई यहाँ औचित्य नहीं है, सिर्फ अगर माइनस है तो ही लगाएंगे। तो एक्स वाई को हमने यहाँ छोड़ दिया और -3 यहाँ पर हमारा बच गया। इसके बाद में वो कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर कौन से पद में है? इस पद में है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, पीछे हमारा क्या बच गया? 4 और वाई स्क्वायर। तो 4 वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसका गुणांक आ जाएगा। इसके बाद में वो पूछ रहा है प्रश्न में कि 4 वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो पुनः इसी पद पे हमें आना पड़ेगा। 4 इसमें है, वाई स्क्वायर इसमें है, तो 4 वाई स्क्वायर को हम छोड़ देंगे और हमारा गुणांक कितना आ जाएगा? इसका एक्स स्क्वायर। जैसे सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको दोबारा और लिख लिया है। इसके बाद में वो पूछ रहा है एक्स का गुणांक कितना होगा। अब एक्स कौन से में है? इसमें तो एक्स है नहीं, क्योंकि एक्स की घात यहाँ पे 2 है, इसमें एक्स यहाँ पर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक्स का गुणांक पूछ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया था, एक्स को आप छोड़ दीजिए, एक्स को भूल जाइए, यहाँ पर है, क्योंकि एक्स का तो वो पूछ ही रहा है। एक्स का पूछ रहा है कि एक्स का गुणांक कितना होगा,
तो x को छोड़ दीजिए और माइनस साथ में लेना पड़ेगा। 3 बच गया और y बच गया, तो 3 और y, 3y उत्तर आ जाएगा इसका। x का गुणांक हो जाएगा माइनस का 3y। 3 और y के बीच में कोई निशान नहीं है तो ये गुणा का माना जाएगा। 3 गुणा y भी इसको लिख सकते हैं हम। इसके बाद में पूछ रहा है 3x का गुणांक कितना होगा। अब 3x कौन से में है, इस पद में है 3x, तो 3x को आप छोड़ दीजिए, 3x को भूल जाइए क्योंकि 3x का पूछा जा रहा है। तो पीछे क्या बच गया, माइनस का y। तो इसके अंदर हमने है वो गुणांक के बारे में जानकारी प्राप्त की कि गुणांक क्या होता है। गुणांक का अंक, गुणांक वही होता है कि गुणांक जिसका गुणांक पूछा जाता है उसको छोड़ करके बाकी जो बचेगा वो सारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में हम अपने और देखते हैं सवाल के नीचे दिए गए पदों के गुणांक लिखो। अब ये कोई पद दिया है इसने 4x, कि 4x में x का गुणांक कितना होगा। तो x को भूल जाइए क्योंकि x का तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो पीछे क्या बच गया, 4 बच गया, तो x का गुणांक आ जाएगा 4। यानी ये व्यंजक बना कैसे, ये व्यंजक बना x और 4 का गुणा करके या 4 और x का गुणा करके हमें 4x व्यंजक प्राप्त हो गया। इसमें नीचे पूछ रहा है वो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें पूछ रहा है वाई स्क्वायर का भी पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का भी पूछ रहा है और 9 का भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने उसी फार्मूले के अनुसार वाई स्क्वायर का गुणांक, ये वाई स्क्वायर है, इसको छोड़ दीजिए तो पीछे क्या बच गया, 9x स्क्वायर, इसका गुणांक आ जाएगा। फिर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को साथ में नहीं लेना हमने, तो पीछे क्या बच गया, 9y स्क्वायर, तो गुणांक हो जाएगा इसका 9y स्क्वायर। और फिर वो पूछ रहा है 9 का गुणांक कितना होगा, तो 9 का गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इसमें वो ये पूछ ले कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, ये भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो आप पूरे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 को गुणा कीजिए, व्यंजक पूरा हो गया, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको भी 9 से गुणा कीजिए तो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी जिसका गुणांक पूछा है वो छोड़ करके बाकी उत्तर आएगा। गुणा का अंक, यहाँ पे ध्यान देना है, गुणा का अंक जो हमसे पूछा जा रहा है और जो हमने निकाला है उन दोनों का वापिस अगर हम गुणा करें तो वो व्यंजक पुनः हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद में है -8/5 x की घात 3 y की घात 3 में किसका पूछ रहा है, x की 3 का गुणांक कितना होगा। तो x की 3 हमारा यहाँ पर है, इसको छोड़ दीजिए, पीछे जो बचा है वो सारा लिख दीजिए। अगर माइनस का अंक लगा हुआ है तो माइनस हम इसके अंदर साथ में लिखेंगे, तो -8/5 y की घात 3, ये इसका x की क्यूब का गुणांक आ जाएगा। इसके बाद में इसी में पूछ रहा है y की 3 का गुणांक कितना होगा, y की घात 3 का गुणांक, तो y की घात 3 के गुणांक के लिए y की घात 3 को आप छोड़ दीजिए तो पीछे क्या बच गया, -8/5 x की घात 3, ये भी इसमें समेत निशान लेना है। इसके बाद पूछ रहा है कि x की 3 y की 3 का गुणांक कितना होता है, तो x की 3 y की 3 को आप फिर छोड़ दीजिए तो हमारे पास बच गया -8/5। तो ये हमने है इस व्यंजक में है वो गुणांक है वो छांट करके लिख दिए भी किसका गुणांक क्या होगा। अब यहाँ पे -8/5 को भी आप समझने का प्रयास करें कि अगर हमें ये माइनस का निशान है, ये अगर ऊपर लगा हुआ है -8/5, इसको बोलेंगे 8/-5 और इसको बोलेंगे -8/5। ये तीनों जो लिखे हुए हैं ना, ये एक ही बात है, एक समान है। माइनस का निशान चाहे ऊपर लगा दिया जाए, चाहे अंश में हो, चाहे हर में हो, और चाहे इनके बीच में लगा दिया जाए, बटे की सीध में अगर लगा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों बातें हैं वो एक ही समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है, केवल सिर्फ निशान को लगाने का फर्क है। इसमें अंश में लगा दिया, इसमें हर में लगा दिया, इसमें बीच में लगा दिया। तो उपरोक्त ये जो तीनों बातें हैं ना, ये तीनों अंक है, ये बटे वाली रकमें हैं, ये तीनों समान होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ माइनस का निशान है वो अलग से दर्शाया गया है। तो पुनः हम दोहरान कार्य करते हैं। हमारे पास व्यंजक ये था 3x स्क्वायर
प्लस 6xy प्लस 7y²। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हुई? 1, 2 और 3। पदों की संख्या कितनी हुई? 3। और इसके अंदर गुणनखंड किए थे हमने, 3x² के गुणनखंड कैसे किए? 3 गुणा x गुणा x। तो ये हमारे 3x² के यहाँ पर गुणनखंड हो गए, पदों की संख्या हो गई। गुणनखंड इसी तरह से हम 6xy के गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा 6 गुणा x गुणा y। अब इसमें 6 क्या है, इसके भी आगे गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा x गुणा y। ये 2 गुणा 3 कहाँ से आया, इसका भी पता हमें लगाना है कि 6 के जैसे हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर 6 के। तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, तो 2 तिये 6 और फिर 3 का दिया तो 3 एकम 3। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इस साइड में जो भी संख्या लिखेंगे हम वो सारी अभाज्य संख्याएं आएगी। तो ये 6xy के गुणनखंड 2 गुणा 3 यानी 2 तिये 6 x और y हो गए। अब इसके अंदर अगर आपको कहे इस व्यंजक में कि चर क्या है, या चर जिसको बीज भी बोलते हैं, छांटने को कहे कि इसमें चर या बीज क्या क्या आए हैं, चर। तो चर और बीज इसमें आए हैं x, y। और अचर इसमें क्या आया है, अचर है 3 है, 6 है और 7 है। तो ये 3 अंक है वो अचर पद हैं, और ये इसमें बीज या अक्षर कह दो वो चर हैं x और y। अब इसी में अगर हम गुणांक पूछें इस पद में कि 3x² में x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक, तो x² को छोड़ दो, बाकी क्या बच गया हमारे पास 3। तो x² का गुणांक इसमें कितना आ गया, 3। अगर इसमें पूछे xy का गुणांक कितना है, xy का गुणांक, तो आप क्या करो, xy को यहाँ पे छोड़ दो और पीछे क्या बच गया 6, तो वो हो जाएगा गुणांक। xy का गुणांक इसमें 6 हो जाएगा। और अगर पूछता है 7y² वाले पद में पूछता है कि y² का गुणांक कितना होगा, तो y² का गुणांक कितना हो जाएगा 7, क्योंकि y² 7 से गुणा हो रहा है। अगर इस पद में फिर पूछे वो कि x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक, ये पद यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं अपने व्यंजक, 3x² प्लस 6xy प्लस 7y²। वही ऊपर वाला ही व्यंजक है ये हमारा। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि x का गुणांक, तो x कौन से में है, इसमें तो x है नहीं, तो इसमें है x। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर x को आप छोड़ दो तो पीछे क्या बच गया हमारा 6y। अगर इसी में पूछ ले कि y का गुणांक कितना होगा, y का गुणांक, तो y छोड़ दो पीछे क्या बच गया 6x। तो गुणांक के अंदर जो जिसका गुणांक पूछा गया है और जो गुणांक निकाला है, इनका गुणा क्या होना चाहिए, वापस पुनः वही आ जाना चाहिए, तब तो हमारा गुणांक सही है, वरना हम गुणांक गलत निकाल रहे हैं। जैसे x² का गुणांक पूछा तो 3 को x² से गुणा कर दो, तो 3x² हमारा व्यंजक पुनः प्राप्त, जो पद है व्यंजक में वो प्राप्त हो गया, तो गुणांक इसका मतलब सही निकला है। इसके बाद xy का गुणांक 6, तो 6 और xy को गुणा करो, तो 6xy व्यंजक में पद है, तो हमने गुणांक है वो सही निकाला है। y² का गुणांक 7, 7 को y² से गुणा करो तो 7y², जो कि व्यंजक में पद है, तो 7y² है वो गुणांक, जो हमने 7 का y² है या y² का 7 है वो सही है। इसमें देखिए x का गुणांक हमने निकाला 6y, तो आप 6y को x से गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया 6xy। इसको आप गुणा कैसे करेंगे, x को 6y से कर दो चाहे 6y को x से कर दो। गुणा का मतलब है गुणा के रूप में लिख लो, x गुणा 6 गुणा y, तो ये क्या आ गया 6 और xy। इसको अपने 6yx भी लिख सकते हैं, परंतु ये अच्छा रहेगा 6xy, x पहले आता है तो बोलने में और लिखने में अच्छा लगेगा। वैसे इन दोनों में कोई फर्क यहाँ पर नहीं है।
इसके अंदर y का गुणांक था 6x, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, पुनः यही बात है 6xy, तो 6xy यहाँ व्यंजक में पद है दिया हुआ है, तो इसका हम गुणांक निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा निकालना, कि हमने पदों की संख्या निकालनी सीखी, भी पद कितने होते हैं, किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, पदों के गुणनखंड क्या होते हैं वो भी सीखा। इसमें चर और अचर क्या होता है वो भी सीखा, भी चर कौन कौन से हैं, तो इस व्यंजक में चर कौन कौन से हैं, x और y इसमें क्या है चर हैं या बीज कह दो जिनको, और 3, 6 और 7 क्या है अचर हैं। तो गुणनखंड कैसे होते हैं, पदों की संख्या बिल्कुल आसानी से 1, 2, 3 गिनना है, भी पदों की संख्या कितनी है। बाकी आगे वाले भाग में। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें, अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।